जय हिंद एंड वेलकम टू विजार्ड ऑफ नॉलेज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का डिटेल एक्सप्लेनेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और आर्टिकल 14 को डिटेल में, साथ ही साथ उसको हम लोग बेस्ट एग्जांपल से समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को लॉ के सामने समानता और लॉ के सामने सम्मान और संरक्षण से डिनाई नहीं करेगा। इसको डिटेल में जानने से पहले आइए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स दो कॉन्सेप्ट का होता है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, दूसरा नेगेटिव कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि किसी को कोई खास प्रावधान देना और नेगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है किसी को स्पेशल प्रावधान देने से रोकना। यानी अगर हमारा फंडामेंटल राइट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का हुआ तो वो हमें कोई स्पेशल प्रोविजन प्रदान करेगा, और अगर नेगेटिव कॉन्सेप्ट का हुआ तो वो किसी को स्पेशल प्रोविजन देने से रोकेगा ताकि इक्वलिटी बना रहे। तो आइए अब हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ को डिटेल में समझते हैं। तो ये एक तरह का नेगेटिव कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल राइट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ था। इसका मतलब ये है कि कानून के नज़र में किसी भी इंडिविजुअल को किसी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेजेस का एब्सेंस, यानी कानून के नज़र में किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इस इक्वलिटी का मतलब होता है ज्यूरिस्डिक्टरी इक्वलिटी, ना कि कंप्लीट इक्वलिटी। यानी ज्यूरिस्डिक्टरी इक्वलिटी का मतलब है सभी लोग को सेम कोर्ट में जाना पड़ेगा और उन पे सेम लॉ अप्लाई होगा, यानी सभी लोग कोर्ट के साधारण ज्यूरिस्डिक्शन के अंतर्गत आएंगे। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जो कि अपने ऑफिशियल फंक्शंस को करने के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेह नहीं है। दूसरा, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जहां पे रिलीफ क्लेम किया जाए वो उनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता है बिना 2 मंथ पहले का नोटिस दिए हुए। ये इसलिए कि सपोज वो किसी और देश के टूर पे हो और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उन पे कोई केस होने का न्यूज़ सर्कुलेट होने लगे तो ये हमारे देश के लिए बदनामी होगी। इसीलिए 2 महीने पहले का नोटिस दिया जाता है ताकि वो अपना सारा काम निपटा कर वापस आ जाए तो उन पे केस चालू किया जा सके और उन लोगों पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन निकलता है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून का शासन। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं हो तो इक्वलिटी बिफोर लॉ को अचीव नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है जिसको कि राइट टू इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी भी आर्बिट्रेरी पावर के अगेंस्ट लॉ का सुप्रीम होना, यानी कि लेक्स रेक्स, मतलब कि लॉ ही किंग है। रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है किसी सिस्टम में ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या उसके स्टेबिलिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पाथ बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंपावर करता है कि रूल ऑफ लॉ को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट इन्फोर्स किया जाए। अब देखते हैं रूल ऑफ लॉ के सिद्धांतों को जो कि एवी डाइसी के द्वारा दिया गया है। तो पहला है कि बिना किसी लॉ के वायलेशन को किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जा सकता है, बोले तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता है, और वो वायलेशन साबित होना चाहिए समान कोर्ट ऑफ लैंड में। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी व्यक्ति ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के अधीन हैं बिना किसी डिस्टिंक्शन के, मतलब कि कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है कोर्ट में या किसी पे भी मुकदमा चलाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तीसरा प्रिंसिपल के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, यानी देश का सर्वोच्च कानून संविधान ही है, और सारे लॉ जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि कानून के सामने समान संरक्षण। इसका कॉन्सेप्ट यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों के अंदर सबके साथ समान व्यवहार। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि सभी परिस्थितियों में कानून का समान या यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, बल्कि किसी भी लॉ के एप्लीकेशन से पहले सिचुएशनल वेरिएशन यानी स्थिति के अनुसार भिन्नता को भी कंसीडर किया जाना जरूरी
जरूरी है, क्योंकि कोई भी लॉ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब का हो सकता है। इसीलिए आर्टिकल 14 गारंटी देता है इक्वलिटी एमंग इक्वल्स, यानी बराबरी वालों में समानता का। इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव या प्रोएक्टिव डिस्क्रिमिनेशन प्रदान करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन लेकिन अच्छे मतलब में। तो आइए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बॉक्सिंग में समान वजन वालों को समान वजन वालों से लड़ने के लिए रखा जाता है। सोचो, किसी स्ट्रांग व्यक्ति को किसी कमजोर से लड़ाया जाए तो वो उसको आसानी से हरा देगा और कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। इसीलिए इक्वल वेट वालों को इक्वल वेट से लड़ाया जाता है ताकि कंपटीशन हो। यह एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि एक पेरेंट्स के पास 4 बच्चे हैं। किसी एग्जामिनेशन में 4 में से 3 बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले और चौथा को बहुत कम, यानी लगभग पासिंग मार्क्स मिले, और ये उसे कम मार्क्स के कारण उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छे से डांट दिया। अब देखो, वो पहले से ही सैड था अपने कम मार्क्स के कारण और जले पे नमक का काम किया कि उसको डांट भी पड़ गई। यह एक आइडियल वे नहीं है सिचुएशन को अप्रोच करने का। डांटने के बजाय उसको एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जाना चाहिए था, या आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा गाइडेंस दिया जाना चाहिए था उसके पेरेंट्स या उसके टीचर के द्वारा। मतलब कि जिस सब्जेक्ट में उसको कम मार्क्स मिले हैं उसकी ट्यूशन लगा दिया जाए, या उसके पेरेंट्स उसको उस विषय पे ध्यान देके पढ़ाए ताकि उसको जरूरी अपलिफ्टमेंट मिले और वो अच्छा मार्क्स प्राप्त करके अपने सिबलिंग्स के साथ इक्वल वे में compete कर सके। रिजर्वेशन का भी यही काम है, जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाना। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब से वीडियो रेगुलर आया करेगी। तो आता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।